नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और कपूर फैमिली की। राज कपूर, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, सबकी बात करेंगे। ऋषि कपूर जब शिखर पर थे तब अगर वो अपने काम की तरफ कुछ अलग रवैया रखते तो शायद वो एक तरीके से ज़्यादा बड़े कलाकार माने जाते या कम से कम ज़्यादा गंभीरता से तो लिए जाते। जिन 4 दशकों में ऋषि कपूर बने रहे, अपनी व्यावसायिक सफलता के बावजूद भी वो काम के मामले में अपने ही कायदों पर चलते रहे। हमेशा रात को शूटिंग से इनकार करते रहे, बिना इसकी परवाह किए कि निर्देशक कौन है या पटकथा की क्या मांग है। वो वाहिद अदाकार जो राजेश खन्ना के चमत्कार के बावजूद भी बना रहा और अमिताभ बच्चन लहर को भी झेल गया। इसके बावजूद भी ऋषि कपूर को एक अभिनेता के रूप में कभी अपना पूरा हक नहीं मिला। एक ऐसा आदमी जो ये संकेत देता था कि वो एक हद से आगे अपने करियर को गंभीरता से नहीं लेता। ऋषि कपूर अद्भुत ढंग से कामयाब रहे, न सिर्फ हिंदी सिनेमा में सबसे लंबी पारी वाले रोमानी हीरो की तरह, लेकिन शायद उस आखिरी अदाकार के रूप में भी अच्छी व्यावसायिक फिल्मों और गीतों की परंपरा जिनके नाम के साथ जुड़ी। और जब तक वो एक रंगीन स्वेटर पहनकर अपना किरदार लग सके, उन्होंने अपने फूलते जिस्म पर भी ध्यान नहीं दिया। बाद के दिनों में काफ़ी मोटे हो गए और उन्हें अपनी सलाहियतों पर भी इतना भरोसा था कि उन्होंने यश चोपड़ा को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो लम्हे में जवान और अधेड़ वीरेन का किरदार बखूबी निभा सकते हैं, एक रीडिंग पंक्तियां पढ़कर रीडिंग देने से इनकार कर दिया। और रात को शूटिंग के लिए उनकी नापसंदगी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सी फिल्मों को नामंजूर कर दिया, जो अपने आप में तो एक अफसाना ही कहा जाएगा इसे। 90 के दशक के आखिरी सालों में बॉबी, खेल खेल में साल 1975 की जो फिल्में थीं, और कभी कभी और हम किसी से कम नहीं जैसी हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्मों के रोमानी नायक लवर बॉय ऋषि कपूर अपनी जवानी को बहुत पीछे छोड़ चुके थे 90s तक। बोल राधा बोल 1992 की फिल्म है और दीवाना में उन्हें 2 अप्रत्याशित सफलताएं मिल चुकी थी। और राजकुमार संतोषी की दामिनी 1993 की, इसमें सह भूमिका के लिए उन्हें सराहना भी मिल चुकी थी। मगर उनका चरित्र भूमिकाएं करने लगना महज वक्त की बात थी। और इस बदलाव से पहले ऋषि कपूर का निर्देशक बन जाने का फैसला उनकी पीढ़ी के लिए एक आम चलन था, जहां फिरोज खान, राकेश रोशन और उनके अपने दोनों भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर फिल्मों का निर्देशन कर रहे थे। राज कपूर के सब बच्चों में से सिर्फ उनका दूसरा बेटा ही अपनी अलग पहचान बना सका था, जो उसके पिता की जीवन से बड़ी छवि से फीकी नहीं पड़ी थी। लेकिन जब खुद फिल्म बनाने की बात आई तो वो अपने ज्यादा नामवर पिता के असर से बच नहीं पाए। साल 1999 में अब लौट चलें और जिस देश में गंगा बहती है 1960 में एक से ज्यादा समानताएं हैं। वो फिल्म जिसके गीत ने ऋषि कपूर की पहली निर्देशित फिल्म के शीर्षक की प्रेरणा दी थी। आरके फिल्म्स का नाम इस कदर जाने माने निर्माता से जुड़ा हुआ था कि शोमैन की मृत्यु के बाद एक पूरी पीढ़ी जो 90 के दशक में जवान हुई थी, उसके लिए इस बैनर का अस्तित्व ही बचा नहीं। साल 1991 में हिना, राज कपूर की अंतिम कृति जिसे आखिर में रणधीर कपूर ने संभाला, इसने बैनर को दोबारा शुरू करने की ओर इशारा किया। लेकिन जब राजीव कपूर की निर्देशित फिल्म प्रेम ग्रंथ 1996 में नाकामयाब हो गई तो यह तकरीबन तय ही था कि राज कपूर का बैनर, जिसका नाम उनके ही नाम पर रखा गया था, उनके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। नायक की भूमिका निभाने के लिए संजय दत्त का पीछा किया जाने लगा, पर यह समझा जा रहा था कि प्रेम ग्रंथ आरके फिल्म्स के लिए एक नया दौर लेकर आएगी। राज कपूर की प्रयोगात्मक साल 1954 की बूट पॉलिश को छोड़कर यह पहली बार होता कि कोई गैर कपूर किसी आरके फिल्म्स में मुख्य भूमिका निभाता। इसके अलावा राज कपूर के एक बेटे द्वारा निर्देशित निर्मित
किसी फिल्म में नरगिस के बेटे को लिया जाना भी एक चटपटी खबर होती। लेकिन साल 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट में संजय दत्त की कथित हिस्सेदारी की वजह से आए दिन की मुकदमेबाजी में वो उलझ गए और कैद हो जाने से उनकी जो उपलब्धता थी उस पर भी शंका के बादल एक तरीके से मंडराने लगे और हीरो के किरदार के लिए कपूर भाइयों को घर में ही ऋषि कपूर की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। अब लौट चले में नौजवान और नए कलाकारों में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय का ऐलान करने से अंततः हिंदुस्तान के मनपसंद निर्माण का रास्ता बदल गया। लेकिन मुख्य कलाकारों की ताजगी या ऋषि कपूर के निर्देशन करने के फैसले ने प्रेस या लोगों का ध्यान नहीं खींचा। राजेश खन्ना की फिल्म के साथ जुड़ने ने अचानक से इस फिल्म को चर्चा का विषय बना दिया। फिल्म उद्योग को अब राजेश खन्ना की एक और वापसी की कोशिश करने से कोई सरोकार नहीं था, मगर एक आरके फिल्म के साथ उनके जुड़ने ने जरूर कौतूहल पैदा कर दिया और फिल्म को एक तरह से शोहरत देते हुए, यानी कि इस फिल्म में वो काम हुआ जो राज कपूर के जीते जी नहीं हो पाया। जबकि राज कपूर ये चाहते थे कि फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में राजेश खन्ना वो किरदार निभाएं जिसे शशि कपूर ने निभाया था। और जब राजेश खन्ना के नाम का ऐलान राज कपूर ने डाइनिंग टेबल पर किया तो ये तमाम सितारे एकमत होकर विरोध में खड़े हो गए। उसमें शशि कपूर का भी नाम है, शम्मी कपूर का भी और ऋषि कपूर का भी। और बाद में फिर एक रोज़ पार्टी में राजेश खन्ना से राज कपूर को ये कहना पड़ा कि काका माफ़ करना, मैं बच्चों के आगे हार गया। लेकिन अब उसी आरके फिल्म्स में राजेश खन्ना काम कर रहे थे, तो ये अपने आप में एक चटपटी खबर थी। पटकथा लेखक रूमी जाफरी को शुरुआती बहसों में नसीरुद्दीन शाह जैसे नामों का लिया जाना याद है, लेकिन ऋषि कपूर ने काफ़ी पहले ही राजेश खन्ना का चुनाव कर लिया था और सत्यम शिवम सुंदरम में राजेश खन्ना के मुख्य किरदार करने को नामंजूर करने के बाद 2 दशकों में पुल के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका था। हालांकि राजेश खन्ना को कुछ शंकाएं रही होंगी, कपूर भाई अतीत से उबर चुके थे। राजेश खन्ना को अगर ऋषि कपूर से कभी भी पुराने गिले शिकवे रहे होंगे, मसलन उन्होंने सुष्मिता दासगुप्ता से जो भी कहा, तो भी उन्होंने अपनी भावनाओं को उचित ढंग से छिपाए रखा। हालांकि अब लौट चलें राज कपूर की जिस देश में गंगा बहती है का ही एक नया रूप लगती है। इसकी कहानी की रूपरेखा से एक अच्छी फिल्म बनने की आशा थी, जिसमें भारतीय नवयुवक नवयुवतियों की दशा को समझा परखा गया था, जो अपने भविष्य के बारे में सोचने पर अमेरिका से आगे नहीं देख पाते। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी कमी थी सचिन भौमिक की पुराने ढंग की पटकथा, जो काफ़ी हद तक घिसी पिटी स्थितियों और किरदारों पर आधारित थी। ऐसी फिल्म जो आरके फिल्म्स की सिल्वर जुबली का जश्न थी, अब लौट चलें अजीब ढंग से उस 40 साल पुरानी फिल्म से भी ज़्यादा पुरानी निकली जिससे वो प्रेरित थी। राजेश खन्ना की तारीफ है कि उन्होंने दिल छू लेने वाला अभिनय किया और पूरी गंभीरता से पिता का किरदार निभाया। उनका पिता का अवतार निभाना शारीरिकता से आगे जाता है, क्योंकि वो खामोश निगाहों से ही दर्शक को एक तमाम उम्र के दुख का एहसास कराते हैं। राजेश खन्ना के डायलॉग बहुत कम रखे गए हैं, कम से कम क्लाइमैक्स तक, और वो अपनी आंखों और चेहरों के भावों से ही अपने किरदार के दुख, दर्द और शर्मिंदगी को बयां करते हैं। लेकिन ऋषि कपूर के निर्देशन का एक तरफा रुख फिल्म को घिसी पिटी लीक से ऊपर उठने ही नहीं देता। राजेश खन्ना ने पलक झपकते हुए उत्सुकता से आप लौट चले में काम करने के मौके का फायदा उठाया था, क्योंकि उनके मन में राज कपूर जिस ऊंचाई पर थे उसके करीब कम ही लोग पहुंचते हैं और यहां किस्मत अपने पूरे जोर पर थी। पिता द्वारा किए गए वादे को 2 दशकों के बाद उनके बेटों से पूरा करवाती हुई। राजेश खन्ना के पिता तुल्य लोगों को ढूंढने की अंदरूनी ख्वाहिश अक्सर उनके बिना सोचे समझे जीवन में एक स्थिति से दूसरी ओर जाने के झुकाव के साथ संघर्ष करती थी। जिस ढंग से वो शक्ति सामंता, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु भट्टाचार्य और जे ओम प्रकाश के साथ पेश आते थे, वो संकेत था कि उनकी उम्र में किसी बड़े आदमी की तलाश का जिसकी वो इज्जत कर सकें। राजेश खन्ना की शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक पहरेदार की तरह
नज़दीकियों के स्तर पर नज़र रखता था। लेकिन जहां राज कपूर का ताल्लुक था वहां कायदे कानून थोड़े बदल जाते थे। वो राज कपूर का अदब ही नहीं करते थे, बल्कि राजेश खन्ना राज कपूर की पूजा करते थे और उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम का उनके बिना बन जाने का दुख हमेशा रहा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।